नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी को समझने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी अपने आप में एक पूरी क्रांति थी। नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी एक लाइन से करते हैं जो अपने आप में सब कुछ कह देती है। सोच कर देखिए, एक बच्चा जिसे पानी तक पीने की इजाजत नहीं थी, वो ही इंसान आगे चलकर भारत के संविधान का मुख्य शिल्पकार बनता है। ये जो सफर है ना, छुआछूत के अंधेरे से लेकर संविधान की रोशनी तक का, बस यही है उनकी कहानी। तो उनके जीवन का पहला अध्याय, अपमान से आसमान तक। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि वो कौन सी चुनौतियां थीं जिनका सामना उन्हें जन्म से ही करना पड़ा। अब देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस जहर को समझना होगा जिसके खिलाफ ये लड़ाई थी, और वो था छुआछूत। ये सिर्फ कोई भेदभाव नहीं था, नहीं, ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था थी। एक ऐसी क्रूर व्यवस्था जो समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को कुएं, मंदिर, स्कूल, मतलब इंसान होने के बुनियादी हक से ही दूर रखती थी। साल था 1891, 14 अप्रैल। मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ। अब बचपन की बात करें तो स्कूल में उन्हें सबसे अलग बिठाया जाता था। पानी पीना हो तो उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, मतलब हर दिन अपमान। पर कमाल की बात यह है कि इस दर्द ने उनकी हिम्मत को तोड़ा नहीं, बल्कि उनकी एम्बिशंस को, उनकी महत्वाकांक्षा को और भड़का दिया, एक ज्वाला की तरह। तो फिर इस अन्याय से लड़ने का रास्ता क्या था? खैर, यहीं से शुरू होता है उनकी कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम पड़ाव, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार। उन्होंने तय कर लिया था कि इसी हथियार से वो सारी लड़ाई लड़ेंगे। जरा इस सफर पर एक नजर डालिए। अविश्वसनीय है ना? भारत का एक छोटा सा कस्बा महू, और वहां से सीधे न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सफर अपने आप में एक ऐलान था कि ज्ञान की जो प्यास होती है ना, वो हर सामाजिक दीवार से कहीं ज्यादा ऊंची और ताकतवर होती है। तो जब वो भारत वापस आए तो वो सिर्फ एक स्कॉलर या विद्वान बनकर नहीं लौटे थे। नहीं, उनके साथ एक मजबूत यकीन था, एक कन्विक्शन कि अगर समाज में न्याय लाना है तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से होकर ही गुजरता है। विदेशों में उन्होंने सिर्फ डिग्रियां नहीं कमाई, बल्कि एक मकसद हासिल किया था। और इसी मकसद के साथ शुरू हुई गरिमा के लिए एक लड़ाई। अब वो सिर्फ एक स्कॉलर नहीं थे, वो एक एक्टिविस्ट बन चुके थे। अब लड़ाई किताबों में नहीं बल्कि जमीन पर लड़ी जानी थी, व्यवस्था को सीधी टक्कर देनी थी। और इस लड़ाई में एक साल बहुत अहम है, 1927। ये सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि उनके सार्वजनिक संघर्ष का एक मील का पत्थर था। इसी साल हुआ था महाड़ सत्याग्रह, एक ऐसी घटना जिसने भारत के सामाजिक इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो ये महाड़ सत्याग्रह क्या था? क्या ये सिर्फ एक तालाब के पानी के लिए लड़ाई थी? नहीं, पानी तो बस एक सिंबल था, एक प्रतीक। असल लड़ाई थी इंसानी गरिमा की, ह्यूमन डिग्निटी की। ये साबित करने की लड़ाई थी कि कुएं, तालाब, सड़कें, इन सब पर हर इंसान का बराबर का हक है। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर, संविधान का मुख्य शिल्पकार। अब वो वक्त आया जब डॉक्टर अंबेडकर को वो शक्ति मिली जिससे वो उन सभी अधिकारों को कानून की शक्ल दे सकते थे जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया था। ये सफर उन्हें कहाँ तक ले आया? वो बने आजाद भारत के पहले कानून मंत्री, और सबसे बड़ी बात, उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। जरा सोचिए इस बात को, जिस इंसान को समाज ने हर अधिकार से दूर रखा, उसी के कंधों पर पूरे देश के अधिकारों का सबसे बड़ा दस्तावेज लिखने की जिम्मेदारी आ गई। इतिहास का इससे बड़ा आयरॉनिक ट्विस्ट और क्या हो सकता है? और उन्होंने संविधान में वो विचार डाले जो उनकी जीवन भर के संघर्ष का सार थे। सबसे पहले छुआछूत का पूरी तरह से खात्मा, मतलब आर्टिकल 17, जिसके तहत छुआछूत को एक कानूनी अपराध बना दिया गया। फिर हर नागरिक के लिए फंडामेंटल राइट्स की गारंटी। और तीसरा, कानून की नज़र में हर नागरिक के लिए बराबरी का सिद्धांत। ये सब उनकी दूरदृष्टि का ही नतीजा है। लेकिन देखिए, वो बहुत प्रैग्मेटिक थे। वो ये अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ कानून बना देने से समाज रातों रात नहीं बदल जाएगा। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि ये कानून, ये वो पहला कवच होगा, वो पहला आमर होगा जो सामाजिक बदलाव की लड़ाई को एक कानूनी पहचान देगा, एक मजबूत शुरुआत। और अपने आदर्शों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे।
इसका सबसे बड़ा सबूत है हिंदू कोड बिल पर उनकी जबरदस्त बहस। इस बिल के जरिए वो महिलाओं को संपत्ति, शादी और तलाक में बराबरी का हक दिलाना चाहते थे। लेकिन जब इस बिल का भारी विरोध हुआ और इसे पास नहीं किया गया, तो उन्होंने अपने आदर्शों के लिए देश के पहले कानून मंत्री का पद तक छोड़ दिया। सोचिए, उनके लिए सामाजिक न्याय सत्ता से कितना ऊपर था। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी उस विरासत की जो आज भी जिंदा है, बाबा साहेब की अमर विरासत, और देखते हैं कि जाति व्यवस्था के खिलाफ उनका आखिरी और सबसे शक्तिशाली कदम क्या था। साल 1956 उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। अब ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, नहीं, ये उस जाति व्यवस्था को खुले तौर पर नकारना था जिससे वो पूरी जिंदगी लड़े। ये एक सामूहिक आत्मसम्मान का आंदोलन था। और आज जो हम आरक्षण नीतियां और दूसरे संवैधानिक संरक्षण देखते हैं, उनकी नींव भी बाबा साहब की ही रखी हुई है। और अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी लड़ाई का आखिरी मकसद सिर्फ कानून बनाना नहीं था। नहीं, उनका सपना तो एक ऐसे समाज का था जहां हर इंसान, हर एक व्यक्ति इज्जत की जिंदगी जी सके। एक ऐसी जिंदगी जहां उसकी पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि सिर्फ एक इंसान होने से हो। तो चलिए इस कहानी को वहीं खत्म करते हैं जहां से इसे शुरू किया था, उसी सवाल पर। जरा सोचिए, वो लड़का जिसे एक तालाब से पानी पीने नहीं दिया गया, उसी ने पूरे देश को संविधान का सागर दे दिया। क्या ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है या ये अपने आप में एक क्रांति है? बाबा साहेब का जीवन हमें यही सिखाता है कि ज्ञान, संगठित प्रयास और हिम्मत, ये तीन चीजें मिलकर सबसे बड़ी दीवारों को भी गिरा सकती हैं। जय भीम।